हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करेंगे 12th का चैप्टर रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। देखो, एक पार्टनर के पास राइट होता है फर्म से रिटायर होने का आफ्टर गिविंग अ ड्यू नोटिस। इससे क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म का एग्जिस्टेंस तो ख़त्म नहीं होगा, द रिमेनिंग पार्टनर्स विल कंटिन्यू द फर्म। फॉर एग्जाम्पल, ए बी एंड सी, देयर आर 3 पार्टनर्स। इफ सी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म देन ए एंड बी विल कंटिन्यू द फर्म। अब देखो, एक पार्टनर जो है वो ना तो खाली हाथ आया था और ना ही खाली हाथ जाएगा, क्योंकि उसने काम किया और जब वो पार्टनरशिप उसने ज्वाइन की थी तब भी वो कैपिटल लेकर के आया था, गुडविल का शेयर लेके आया था। ठीक है, तो अब जो पार्टनर रिटायर होगा फर्म से तो वो क्या क्या लेके जाएगा, वो गुडविल का शेयर लेके जाएगा। अगर प्रॉफिट्स अर्न हुए हैं कंपनी को, पार्टनरशिप फर्म को, तो प्रॉफिट का शेयर लेके जाएगा, और अगर लॉसेस हुए हैं तो लॉसेस को कंपनसेट करके जाएगा। ठीक है, और फर्म के रिटायर होने के बाद एक अकाउंट बनेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रिवैल्यू किया जाएगा। तो अगर उसका प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट का शेयर लेके जाएगा, और अगर लॉस होता है तो लॉस को कंपनसेट करके जाएगा। और जो कंपनी और जो पार्टनरशिप फर्म के रिजर्व्स हैं उनमें भी शेयर लेके जाएगा। ठीक है, तो एक पार्टनर जो है अगर फर्म से रिटायर हो रहा है तो ये सारी चीज़ें वो लेके जाएगा। अब देखो, हम रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का मीनिंग देखते हैं। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर मीन्स दैट अ पार्टनर ceases टू बी अ पार्टनर ऑफ द फर्म। इसका मतलब क्या है, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का मतलब है कि एक पार्टनर जो है वो पार्टनरशिप फर्म का, उसकी जो पार्टनरशिप है पार्टनरशिप फर्म के साथ, वो क्या हो जाती है, सीज हो जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है। अब देखो, अब पार्टनर में रिटायर, वो किन किन सिचुएशन में पार्टनर रिटायर हो सकता है। फर्स्ट वन इज़ इफ़ देयर इज़ एन एग्रीमेंट टू दैट इफेक्ट। अगर पहले से ही एग्रीमेंट हो गया उस पार्टनर का पार्टनरशिप फर्म के साथ कि मैं इस डेट को पार्टनरशिप फर्म छोड़ के चला जाऊंगा, तो वो पार्टनर रिटायर हो सकता है फर्म से। सेकेंड सिचुएशन इज़ इफ़ ऑल अदर पार्टनर्स एग्री टू हिज रिटायरमेंट। अगर उसने पहले से कोई एग्रीमेंट नहीं किया लेकिन वो बाद में क्या कहता है पार्टनर कि मैं रिटायर होना चाहता हूँ फर्म से, और जो बाकी के रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो भी एग्री कर जाते हैं, तो वो पार्टनर क्या हो जाएगा, फर्म से रिटायर हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन इज़ इफ़ ही हैज़ गिवन हिज कंसेंट इन राइटिंग टू रिटायर इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। अब ये पार्टनरशिप एट विल का क्या मतलब है, देखो, 2 तरह की पार्टनरशिप होती है। एक होती है पार्टनरशिप एट विल। एट विल का मतलब है कि उनकी जब तक इच्छा है वो तब तक उस पार्टनरशिप फॉर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, जब तक वो चाहे तब तक वो कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड सेकंड वन इज़ कि उनका एक फिक्स्ड ड्यूरेशन होता है, फिक्स्ड टाइम पीरियड होता है कि वो 5 ईयर्स तक या फिर 10 ईयर्स तक ही पार्टनरशिप फॉर्म को कंटिन्यू करेंगे, और जब वो ड्यूरेशन ख़त्म हो जाएगा तो वो पार्टनरशिप फॉर्म को कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, मतलब अगर ऐसी पार्टनरशिप है कि जिसमें उनका कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, जब तक वो चाहें तब तक वो कंटिन्यू कर सकते हैं, तो उस केस में क्या होगा, अगर वो अपनी कंसेंट देता है राइटिंग में कि वो रिटायर होना चाहता है फर्म से, तो वो रिटायर हो सकता है। अब आगे देखो, लायबिलिटी ऑफ रिटायरिंग पार्टनर टवर्ड्स थर्ड पार्टी कंटिन्यूज टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट। ये क्या कह रहा है कि उसकी जो लायबिलिटी है टवर्ड्स थर्ड पार्टी, वो क्या रहती है, जब तक वो रिटायर नहीं होता तब तक ही उसकी लायबिलिटी रहती है, जब वो रिटायर हो जाता है उसके बाद नहीं रहती। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी, और उन्होंने थर्ड पार्टी से, लाइक बैंक से या फिर किसी अदर पर्सन से, मान लो 10 लाख का लोन ले रखा है। ठीक है, तो मान लो वो 10 जुलाई को रिटायर हो रहा है, जो पार्टनर सी है वो 10 जुलाई को रिटायर हो रहा है, तो उस पार्टनर की, सी पार्टनर की, जो लोन के अंदर लायबिलिटी है इंटरेस्ट की या फिर उसको रीपे करने की, वो 10 जुलाई तक ही रहेगी। 10 जुलाई को वो रिटायर हो जाएगा फर्म से, तो वो पार्टनर नहीं है उस फर्म का, तो 10 जुलाई के बाद उसकी जो लायबिलिटी है टवर्ड्स थर्ड पार्टी वो भी ख़त्म हो जाएगी। आगे देखो, ये क्या कहता है, Also, he is continue to be liable even after retirement if public notice is not given. अगर उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया है कि मैं इस पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हो रहा हूँ, अगर उसने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट में पब्लिश नहीं किया है कि मैं इस पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हो रहा हूँ, तो वो कंटिन्यू लायबल रहेगा। ठीक है, उसके पास कॉल भी आ सकते हैं उस लोन के रिगार्डिंग, एंड अगर उस लोन को वो रीपे नहीं करता है तो उसके रिगार्डिंग उसके पास उसको जेल भी भेजा जा सकता है।
तो ये था इसका थ्योरी कॉन्सेप्ट। अब हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे। तो अब हम करेंगे क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिकल। देखो मैं आपको फर्स्ट का ए पार्ट करा रही हूँ। फर्स्ट के ए पार्ट में ये क्या कह रहा है कि ए बी एंड सी देयर आर 3 पार्टनर्स जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 6:5:4। ठीक है, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 6:5:4। तो ये कहते हैं कि कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ़ ए रिटायर्स, बी रिटायर्स, सी रिटायर्स। तो फर्स्ट पॉइंट में ये क्या कह रहा है कि इफ़ ए रिटायर्स, अगर ए रिटायर हो जाता है तो कौन कौन से पार्टनर बचते हैं, बी और सी पार्टनर्स बचते हैं। तो क्या रेशो आ जाएगा 5:4। ठीक है, ऐसे ही अगर बी रिटायर हो जाता है तो उस केस में क्या होगा, इफ़ बी रिटायर्स, तो बी के रिटायर होने के बाद कौन कौन बचता है, ए और सी बचते हैं। तो क्या रेशो आ जाएगा 6:4। ऐसे ही अगर सी रिटायर हो जाता है तो कौन कौन से पार्टनर्स बचते हैं, ए और बी। तो क्या रेशो आ जाएगा 6:5। ठीक है, ये तो सिंपल ही क्वेश्चन था। उसके बाद फर्स्ट का बी पार्ट, सेकंड और थर्ड आप खुद कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन करा रही हूँ। ठीक है, तो देखो फोर्थ क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या दिया हुआ है 4:3:2। इफ़ बी रिटायर्स एंड हिज शेयर वाज टेकन अप बाय ए एंड सी इन द रेशो ऑफ 3:2। तो हमें न्यू रेशो फाइंड आउट करना है। अब ए बी एंड सी 3 पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है 4:3:2। ये कहते हैं कि अगर बी रिटायर हो जाता है, अब देखो बी का इसके अंदर कितना शेयर है 3/9, ये बी का शेयर है। ये कहता है कि हिज शेयर वाज टेकन अप बाय ए एंड सी इन द रेशो ऑफ 3:2। अब देखो जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनको गेन होता है। जैसे एडमिशन में आपने पढ़ा होगा कि कोई नया पार्टनर अगर आता है पार्टनरशिप फर्म में, तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स, तो जो पार्टनर्स हैं उनको क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो क्या होता है, जो बाकी के पार्टनर्स हैं उनको गेन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए तो आपको कुछ ना कुछ अपना जो बेड का शेयर है वो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर वो गेस्ट चला जाए तो क्या होगा, आप कंफर्टेबली सो सकते हैं। तो अब देखो बी रिटायर हो रहा है तो बी के रिटायर होने को कितना गेन होगा, बी का जो शेयर है यानी कि 1/3 वो कौन कौन ले रहा है, ए और सी इन द रेशो ऑफ 3:2। तो ए कितना ले रहा है 3/5 ले रहा है। ठीक है, और सी कितना गेन करेगा, सी कितना ले रहा है 1/3 का 2/5 यानी कि 2/15। ठीक है, अब ए का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, ए का ओल्ड शेयर कितना था 4/9 प्लस उसने गेन कितना किया है 1/5, तो कितना हो जाएगा 5 में 45 प्लस 9 यानी कि 29/45। ऐसे ही सी का न्यू शेयर क्या आ जाएगा, सी का ओल्ड शेयर क्या था 2/9 प्लस उसने गेन कितना किया है 2/15। तो कितना हो गया 16/45। तो इनका न्यू रेशो क्या आ गया 29:16। तो ये इनका न्यू रेशो आ गया। क्लियर है। उसके बाद देखो फिफ्थ का ए पार्ट, फिफ्थ का बी पार्ट ऐसे ही करना है, न्यू रेशो कैलकुलेट करने हैं। उसके बाद मैं आपको सिक्स्थ क्वेश्चन करा रही हूँ। तो सिक्स्थ क्वेश्चन देखो क्या कहता है
एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है 2:2:1. वाई रिटायर्स एंड हिज शेयर इज एंटायरली टेकन बाय जेड. कैलकुलेट द न्यू रेशो. एक्स वाई एंड जेड 3 पार्टनर्स हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या दिया हुआ है 2:1. अब ये कहते हैं कि y रिटायर हो रहा है. y रिटायर हो रहा है, y का शेयर कितना है 2/5. ठीक है. अब ये कहता है y का सारा शेयर कौन ले रहा है z ले रहा है. x मतलब x जो है उसको कुछ भी गेन नहीं हो रहा. x जो है उसको कुछ भी गेन नहीं हो रहा, z को गेन हो रहा है जो हो रहा है. तो x का जो पहले वाला शेयर है वही रहेगा, z का शेयर चेंज हो जाएगा. तो x का जो शेयर है वो कितना रहेगा 2/5 ही रहेगा. z का जो शेयर है वो चेंज हो जाएगा. z का पहले कितना शेयर था 1/5 प्लस y का सारा वो शेयर ले रहा है यानी कि 3/5. तो न्यू रेशो क्या आ जाएगा x और z का 2:3. ठीक है, क्लियर है. उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 7th का ए पार्ट. इसमें आपको क्या निकालना है गेनिंग रेशो. जब कोई पार्टनर एडमिशन में हमने क्या किया था, जब कोई नया पार्टनर आता है तो क्या होता है पुराने पार्टनर्स को सेक्रीफाइस करना पड़ता है. अब जो पार्टनर जा रहा है तो पार्टनर्स को क्या हो रहा है गेन हो रहा है. तो अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे गेनिंग रेशो. तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि ए बी एंड सी 3 पार्टनर्स हैं जिनका रेशो क्या दिया हुआ है 7:5:3. ए बी सी इनका रेशो क्या दिया हुआ है 7:5:3. अब ये कहते हैं कि गेनिंग रेशो निकालो और न्यू रेशो निकालो व्हेन ए रिटायर्स, व्हेन बी रिटायर्स और व्हेन सी रिटायर्स. तो अब देखो इसमें सिंपली न्यू रेशो क्या आ जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी गेन तो कर नहीं रहा कि उन्होंने न्यू मतलब इस रेशो में उसने वो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो इस रेशो में बांट के गया हो. तो न्यू रेशो सिंपली कैलकुलेट हो जाएगा. इफ़ ए रिटायर्स तो क्या हो जाएगा 5:3 एंड इफ़ बी रिटायर्स तो क्या हो जाएगा न्यू रेशो 7:3 एंड इफ़ सी रिटायर्स तो न्यू रेशो क्या हो जाएगा 7:5. तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें जो उनका न्यू रेशो है और उनका गेनिंग रेशो है वो सेम होता है. तो अब इनका न्यू रेशो 5:3 है तो गेनिंग रेशो भी यही रहेगा, दैट इज़ 5:3. और इस केस में गेनिंग रेशो क्या रहेगा 7:3 और इसमें 7:5. तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें न्यू रेशो और गेनिंग रेशो सेम रहते हैं. उसके बाद इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हो जाएगा, वो भी ऐसा ही है बिल्कुल. उसमें रिटायर की जगह क्या दिया हुआ है कि वो उसकी डेथ हो जाती है. एक्स डाइज, बी डाइज, एक्स डाइज, वाई डाइज, जेड डाइज, मतलब उनकी डेथ हो जाती है. तो वही सेम केस रहेगा. उसके बाद देखो 8th का ए पार्ट. इसमें क्या कहता है On 1st April 2013, आशीष, नमीश एंड अमन वर पार्टनर्स जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है 2:2/5, 2/5 एंड 1/5, यानी कि 2:2:1 ये उनका रेशो दिया हुआ है. उसके बाद कहता है कि ऑन दिस डेट नमीश रिटायर्स, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ आशीष एंड अमन विल बी 3/4 एंड 1/4. तो ये क्या हो गया ओल्ड रेशो हो गया. ठीक है. अब न्यू रेशो भी हमें इसमें गिवन है, उसमें तो हमें गिवन नहीं था, इसमें हमें न्यू रेशो गिवन है विच इज़ 3:1. तो अब हम गेनिंग रेशो निकाल सकते हैं. गेनिंग रेशो का क्या फॉर्मूला होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो. सेक्रीफाइसिंग रेशो का क्या फॉर्मूला था ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो. और गेनिंग रेशो का बिल्कुल उसके अपोजिट होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो. तो अब देखो न्यू रेशो क्या है 3/4 और ओल्ड रेशो क्या है 2/5. तो ये क्या आ जाएगा
7/20। ये किसका आ गया? आशीष का। ठीक है, अब देखो रिटायर कौन हो रहा है? नमीश। तो हम किसका निकालेंगे? नमन का गेनिंग रेशो निकालेंगे, सॉरी अमन का निकालेंगे। तो अमन का क्या आएगा? न्यू रेशो कितना है अमन का? 1/4 और ओल्ड रेशो कितना है? 1/5, यानी कि ये क्या आ जाएगा? 5 - 4 1/20। तो इनका गेनिंग रेशो क्या आ गया? 7:1। ठीक है, तो जब हमें न्यू रेशो और ओल्ड रेशो दोनों ही गिवन होते हैं तो हम क्या करते हैं? फॉर्मूला लगाते हैं न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। उसके बाद देखो आगे के क्वेश्चंस भी ऐसे ही हैं जिसमें आपको, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए हुए हैं जिसमें न्यू रेशो आपको कैलकुलेट करना है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। पहले न्यू रेशो कैलकुलेट कर लेना और फिर गेनिंग रेशो कैलकुलेट कर लेना। गेनिंग रेशो कैलकुलेट कर लेना न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अब मैं आपको 11th क्वेश्चन करा रही हूँ। 11th क्वेश्चन में क्या कहता है कि x, y एंड z 3 पार्टनर्स हैं जिनका रेशो क्या दिया हुआ है? 1/9, 1/3 एंड 5/9। x, y, z जिनका रेशो क्या दिया हुआ है? 1/9, 1/3 एंड 5/9। तो इसका एलसीएम लोगे सबसे पहले आप, तो ये क्या हो जाएगा? 1:3:5। ठीक है, अब देखो क्या कहता है आगे कि Z रिटायर्स एंड सरेंडर्स 3/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ X एंड रिमेनिंग इन फेवर ऑफ Y। तो कैलकुलेट न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो। अब ये कहता है कि Z जो है वो रिटायर हो रहा है और Z का शेयर कितना है? 5/9। ये कहते हैं कि Z सरेंडर कर रहा है अपने शेयर का 3/4 इन फेवर ऑफ X। तो Z सरेंडर्स इन फेवर ऑफ X कितना? अपने शेयर का 3/4। ठीक है, सरेंडर करने का मतलब क्या है कि वो छोड़ रहे अपना शेयर। ऐसे ही Z सरेंडर करता है इन फेवर ऑफ Y। अब वो Y को कितना सरेंडर कर रहा है? जो रिमेनिंग है वो, यानी कि 3/4 तो इसने कर दिया, अब रिमेनिंग कितना बचा? 1/4। तो 5/9 का 1/4 वो Y को सरेंडर कर देगा, तो ये कितना हो जाएगा? 5/36। अब हम X का न्यू शेयर निकालेंगे, तो X का न्यू शेयर कितना आ जाएगा? X का ओल्ड शेयर कितना था? 1/9 प्लस 5/12 उसको मिला है, तो कितना हो जाएगा टोटल? 19/36। ऐसे ही हम Y का न्यू शेयर निकालेंगे। Y का ओल्ड शेयर कितना था? 3/9 प्लस उसको मिला कितना है? 5/36। तो ये कितना हो जाएगा? 17/36। तो ये इनका न्यू रेशो आ गया। न्यू रेशो क्या आ गया? न्यू रेशो क्या आ गया? 19:17। अब न्यू रेशो आपने कैलकुलेट कर लिया तो आप गेनिंग रेशो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करोगे? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो x का क्या आ जाएगा? न्यू रेशो कितना है? 19/36 और ओल्ड रेशो कितना है? 1/9। तो ये कितना आ जाएगा? 15/36। ऐसे ही y का कितना आ जाएगा? न्यू रेशो कितना है? 17/36 और ओल्ड रेशो कितना है y का? 3/9। तो ये कितना आ जाएगा?
5/36। तो गेनिंग रेशो क्या आ गया 15/5 यानी कि 3/1। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू। हो गया आंटी ख़त्म।